गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बिल्डिंग की परिभाषा, बिल्डिंग का परिचय, बिल्डिंग के लाभ, बिल्डिंग की हानियाँ के बारे में जानकारी प्राप्त किया। आज हम लोग जानेंगे बिल्डिंग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग प्रोसेस। तो जब भी कोई स्टूडेंट जब ITI में नामांकन लेता है वेल्डर ट्रेड में, तो उसे यह जानना ज़रूरी है कि बिल्डिंग की परिभाषा क्या है, बिल्डिंग किसे कहते हैं, बिल्डिंग कितने प्रकार का होता है, यह जानना चाहिए। या कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे पहले ये 2 सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा और जानकारी के अभाव में आप सही जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है और इसे अंत तक देखें, तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग प्रोसेस। तो बिल्डिंग का वर्गीकरण हम लोग 3 तरह से करते हैं। पहला, जोड़ी जाने वाली धातुओं के आधार पर अकॉर्डिंग टू मेटल टू बी ज्वाइंट। दूसरा, प्रयुक्त दबाव के आधार पर अकॉर्डिंग टू प्रेशर टू बी वेल्डिंग। और तीसरा, अकॉर्डिंग टू फ्यूल, ताप के स्रोत के आधार पर। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मेटल टू बी ज्वाइंट, जोड़े जाने वाली धातुओं के आधार पर वेल्डिंग 2 प्रकार का होता है। पहला ऑटोजीनियस बिल्डिंग और दूसरा हेट्रोजीनियस बिल्डिंग। ऑटोजीनियस बिल्डिंग, जब 2 समान धातुओं को उसी धातु से बनी फिलर धातु की सहायता से जोड़ा जाए तो उसे ऑटोजीनियस बिल्डिंग कहा जाता है। यहाँ 2 समान धातु का मतलब दो धातु का आकार से नहीं है, साइज से नहीं है, उसके गुण धर्म से होता है। जैसे समान धातु का मतलब हुआ, अगर 2 धातु जोड़ना है तो दोनों माइल्ड स्टील होना चाहिए, ये दोनों पीतल होना चाहिए, दोनों कास्ट आयरन होना चाहिए, दोनों एल्युमिनियम हुआ, तो ये समान धातु हुआ। दूसरा है हेट्रोजीनियस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग क्रिया में 2 अलग अलग धातुओं को किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ा जाता है। मतलब ऐसा बिल्डिंग जिसमें 2 अलग अलग धातुओं को जोड़ा जाए। जैसे अगर पहला प्लेट है माइल्ड स्टील का तो दूसरा प्लेट है कास्ट आयरन का, या पहला है तांबा का दूसरा है पीतल का। और इसको जोड़ने में अगर फिलर धातु का प्रयोग किया जाता है तो वो ब्रोंज हो सकता है या कोई तीसरा धातु हो सकता है। अगर इस तरह से प्रयोग किया जाए, ऐसा प्रक्रिया किया जाए, तो इसे हम लोग हेट्रोजीनियस बिल्डिंग कहते हैं। दूसरा है अकॉर्डिंग टू प्रेशर टू बी वेल्ड। प्रयुक्त दबाव के आधार पर वेल्डिंग भी 2 प्रकार का होता है। पहला फ्यूजन वेल्डिंग, जिसे नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी कहा जाता है। दूसरा प्लास्टिक वेल्डिंग, इसे प्रेशर वेल्डिंग भी कहा जाता है। तो पहला फ्यूजन वेल्डिंग। इस प्रक्रिया में धातु की सतहों को पिघलने तक गर्म किया जाता है। मतलब ये बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में पूरे धातु को नहीं पिघलाना है, जहाँ पर ज्वाइंट करना है, जहाँ जोड़ना है, जहाँ वेल्डिंग करना है, वहाँ की सतह को गर्म करना है। कितना गर्म करना है? उसके पिघलने तक। और उसे गर्म करने के लिए हम लोग किसी ज्वाला का प्रयोग कर सकते हैं या किसी विद्युत आर्क का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार धातु पिघलकर एक मिश्रण बनाता है। जब दोनों धातु पिघलेगा तो एक मिश्रण बनता है और इसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग फिलर धातु भी मिला सकते हैं। अगर आवश्यकता हो तो फिलर धातु मिलाया जाएगा, नहीं तो नहीं भी मिलाया जा सकता है।
जब मिश्रण ठंडा होता है तो एक पक्का जोड़ बनता है। जब मिश्रण, ये जो मिश्रण बना दो धातु का, वो ठंडा होगा तो एक अस्थाई जोड़ बनता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग विदाउट प्रेशर, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, और बहुत सारे नाम हैं। लग रहा हो किसको नहीं बताएगा। जैसे आर्क वेल्डिंग बोला गया तो सभी आर्क वेल्डिंग जैसे टीग, मिग, समड वगैरह सारे वेल्डिंग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा है प्लास्टिक वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग। इस प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया में धातु के सिरों को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है। पहले वाले में क्या था, फ्यूजन वेल्डिंग में पिघलने तक गर्म किए थे, और इस प्रक्रिया में धातु के सिरों को, उसके किनारों को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करते हैं। प्लास्टिक अवस्था का मतलब हुआ पिघलने के जस्ट पहले की अवस्था। अगर किसी धातु को, मान स्टील को या किसी को गर्म करते हैं तो पिघलने के जस्ट पहले का जो अवस्था होता है कि इसके बाद थोड़ा सा हीट दिया जाएगा तो धातु पिघलने लगेगा, वैसा अवस्था को कहा जाता है प्लास्टिक अवस्था। उसी अवस्था तक गर्म किया जाता है। उसके बाद दोनों सतह को दबाव देकर जोड़ दिया जाता है। तो प्लास्टिक स्थिति तक धातु को गर्म करने के कारण इस विधि को प्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं। और चूंकि इसमें प्रेशर दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, दबाव का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस वेल्डिंग को प्रेशर वेल्डिंग भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जिसे हिंदी में प्रतिरोध वेल्डिंग कहा जाता है, फोर्ज वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग बाई प्रेशर। अगर थर्मिट वेल्डिंग कर रहे हैं और इसमें दबाव का प्रयोग किया जाता है तो ये प्लास्टिक वेल्डिंग के अंतर्गत आएगा। तीसरा है अकॉर्डिंग टू फ्यूल, ताप के स्रोत के आधार पर। ताप के स्रोत के आधार पर वेल्डिंग को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला केमिकल सोर्सेज, दूसरा इलेक्ट्रिक सोर्सेज, और तीसरा मैकेनिकल सोर्सेज। तो पहला केमिकल सोर्सेज। इस विधि में ताप हमें मुख्य रूप से कोयले या गैसों के जलने से प्राप्त होता है। इसके अलावे ताप आयरन ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम के पाउडर की परस्पर क्रिया से भी प्राप्त होता है। जब हम कोयला से अगर हीट उत्पन्न करेंगे, कोई गैस का प्रयोग करेंगे, या आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के पाउडर से अगर ताप उत्पन्न करेंगे तो ये रासायनिक विधि हुआ, ये केमिकल सोर्सेज के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत आता है गैस वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग इत्यादि। दूसरा है इलेक्ट्रिक सोर्सेज, विद्युत विधि। इस विधि के अंतर्गत 3 तरह का सोर्सेज प्रयोग किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक आर्क या इंडक्शन। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब किसी अधिक रेजिस्टेंस वाली धातु में से उचित मात्रा में गुजारी जाती है। इस विधि में इलेक्ट्रिक करंट को जब किसी अधिक रेजिस्टेंस वाली धातु में से उचित मात्रा में गुजारी जाती है तो वह उसे गर्म कर देती है। यह गर्मी धातु में तथा जोड़ों में पैदा होती है। जोड़ पर ऑक्साइड की सतह अधिक होने के कारण रेजिस्टेंस अधिक होता है तथा ताप भी अधिक होता है। इसमें दूसरा है इलेक्ट्रिक आर्क। इस विधि को विद्युत ताप भी कहते हैं।
इसमें किसी सर्किट को पूरा करने के पश्चात यदि एक छोटा सा खाली स्थान बना दिया जाए, यानी गैप बना दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक वायु में से होकर जाते हैं और वहाँ आर्क या विद्युत फ्लेम बन जाता है, जिसका तापमान 3700 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तीसरा है इंडक्शन। इस विधि में जिस पार्ट को गर्म करना है उसमें एक तार की सहायता से एडी करंट पैदा किया जाता है, जिस कारण वह वस्तु गर्म हो जाता है। वह सबसे उपयुक्त विधि है, लेकिन इसमें हाई फ्रीक्वेंसी करंट की आवश्यकता होती है। इसके बाद है मैकेनिकल सोर्सेज। विधि में ऊष्मा या ताप घर्षण या चोट से उत्पन्न की जाती है। इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है, क्योंकि इस विधि में ताप की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को वेल्डिंग का वर्गीकरण किस आधार पर होता है, वेल्डिंग कितने प्रकार का होता है, इसकी जानकारी पूरा आपको मिल गया होगा। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो और दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।